सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 11 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जो राशन कार्ड है उसको आइडेंटिटी प्रूफ के टाइप में एक्सेप्ट किया जाए। और इलेक्शन कमीशन ने इससे पहले 11 डॉक्यूमेंट्स दिए थे की लिस्ट दी थी जो फाइनल नहीं है अभी। और आधार के बारे में क्या बोला है, इलेक्शन कमीशन का बोलना है कि जो है आधार सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ है ना, और सिटीज़नशिप प्रूफ नहीं है। और जस्टिस धूलिया ने बोला कि जब कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो चल सकता है तो आधार क्यों नहीं चल सकता। तो जस्टिस बागची जी ने बोला कि इलेक्शन कमीशन के जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी कोई सिटीज़नशिप जो है वो प्रूव नहीं करता है, तो आधार से क्या प्रॉब्लम है फिर, है ना। और लीगल एंगल की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी आधार का जिक्र है ना। और जो इलेक्शन कमीशन बोला कि जो है आधार जो है फॉरेन नेशनल्स को भी मिलता है ना, तो उसे सिटीज़नशिप प्रूफ नहीं माना जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ने बोला कि जो है 2003 में के बाद पहली बार बिहार में इतनी बड़ी वोटर रिवीजन लिस्ट हुई है और जो 5.5 करोड़ लोगों का डेटा एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं और ECI नेट पे अपलोड हो चुके हैं। तो पिटिशनर का क्या बोलना है कि जो है कपिल सिब्बल और इन सब लोगों का बोलना है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस है और ये इस प्रोसेस से सिटीज़नशिप वेरिफिकेशन के नाम पर वल्नरेबल लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। सिटीज़नशिप वेरीफाई करना ये होम मिनिस्ट्री का काम है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। और तो इन्होंने आधार का पेनिट्रेशन के बारे में बोला तो 87% लोगों के पास आधार है, 14% के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट है और 2% के पास पासपोर्ट है। तो आधार को ना मानकर लोगों का जो है वोटिंग राइट छीनने का रिस्क बढ़ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा 30 दिनों में डॉक्यूमेंट देना कैसे पॉसिबल है और सिर्फ बिहार में ही प्रोसेस क्यों स्टार्ट हुआ, क्या ये अपकमिंग बिहार इलेक्शन 2024 से जुड़ी कोई प्लानिंग है। तो अभी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस है उसको रोका नहीं है, कोई इंटरिम स्टे नहीं है। अगली हियरिंग 28 जुलाई को है ना। और कोर्ट जो है जो ये इस जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इसकी टाइमिंग, प्रोसेस और जुडिशियल रिव्यू पर जो है जुडिशियल रिव्यू करेगा। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे इंडियन टीम जो है एक ट्रेड नेगोशिएशंस की टीम जल्दी ही US जाने वाली है। इसका गोल ये है कि बेसिकली US के नए टैरिफ जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उस पर क्लैरिटी लेना, कौन कौन से जो मिनी ट्रेड डील है और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है इस पर नेगोशिएशन करना। और जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कहा ब्रिक्स कंट्रीज़ के इंपोर्ट्स पर जो है 10% ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो अगर उनसे इंपोर्ट किया जाएगा तो 10% इम्पोर्ट टैरिफ लगाया जाएगा। और उन्होंने ये बात पहले एक संडे को कही थी, फिर कैबिनेट मीटिंग में फिर रिपीट की। और ट्रंप ने 22 कंट्रीज़ को बेसिकली लेटर भेजे हैं, वार्निंग लेटर्स, जिसमें कि 3 ब्रिक्स के कंट्रीज़ हैं। इसमें से जो है ब्राज़ील पे 50% टैरिफ लगाने की बात की है ना। और जो साउथ अफ्रीका है उस पर 30%, इंडोनेशिया पे 32% टैरिफ लगाने की बात की है। इंडोनेशिया अभी परमानेंट मेंबर नहीं है, ब्रिक्स प्लस अलाइनमेंट में आता है। और इंडिया ऑफिशियल कह रहे हैं कि US ने अलग अलग लेटर्स भेजे हैं, एक तरफ चाइना से डील की है, दूसरी तरफ ब्रिक्स पे 10% जो है ब्लैंकेट टैरिफ बोला है ना। और तो ये 10% जो नए टैरिफ्स हैं पुराने लेटर्स के अलावा हैं या उसी का हिस्सा है, ये क्लियर करना है। और कॉपर इंपोर्ट्स की बात करें तो US ने सभी जो कॉपर इंपोर्ट्स हैं उस पर 50% का टैरिफ अनाउंस किया है। इंडिया इस पे भी क्लैरिफिकेशन मांग रहा है। तो ये थर्ड विज़िट होगी इंडियन ट्रेड नेगोशिएटर्स की US में पास्ट कुछ महीनों में। और टॉक्स हो रही है मिनी ट्रेड डील पे और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे, है ना। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो है ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल एक्शन से लगता है कि साइन ट्रेड डील्स भी फ्यूचर में बदले जा सकते हैं। जो ब्रिक्स कंट्रीज जो है ब्रिक्स के क्लोज अलाइनमेंट में होंगी उनको नए टैरिफ्स फेस करने पड़ सकते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे इंडिया टू सेटअप, बेसिकली सेंटर ने आइडेंटिफाई किया है एक इंडियन फर्म को जो S400 के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेगी इंडिया में। तो S400 का रोल इंडिया AS400 एक इंडिया का एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना। तो इसने जो है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ऑपरेशन सिंदूर जब पाकिस्तान पे किया गया पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जिसमें 9 टेरर बेसेस को अटैक किया इंडिया ने, तो इंडिया ने इसका नाम सुदर्शन चक्रा दिया है S400 का। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान के ड्रोन्स और जो मिसाइल्स को टारगेट करके सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज़ किया, है ना।
जो इंडिया के 15 से ज़्यादा शहर पे अटैक के लिए भेजे गए थे। तो ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली तो आपको पता ही है कि जो है मई के पहले हफ्ते में जो है स्टार्ट हुआ था। जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में इंडिया ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स को टारगेट किया था। तो जो ये मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल की फैसिलिटी है S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद फास्ट ट्रैक किया गया और सिलेक्शन के लिए मल्टीपल सिक्योरिटी क्लियरेंसेज और कैपेबिलिटी टेस्ट हुए, है ना। और स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इंडिया का है कि इंडिया अब जो है S-400 का मेंटेनेंस खुद कर सकेगा, कोई एक्सटर्नल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और तो ये मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत है उसको जो है बूस्ट देगा। और जो रशिया इंडिया मिलिट्री जो टेक्निकल कोऑपरेशन है उसका एक बड़ा स्टेप है। और जो इंटरनेशनल सैंक्शंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस होते हैं उससे भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो इंडिया ने रशिया से पहले टोटल 5 S-400 सिस्टम्स का ऑर्डर दिया था, जिसमें 3 जो है वो डिलीवर हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और जो 4th जो है वो 2026 में सिस्टम आएगा और जो 5th सिस्टम है वो 2027 में डिलीवर होगा, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे महाराष्ट्र असेंबली ने पास किया है एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल, है ना। और महाराष्ट्र ऐसा 5th स्टेट बन गया जहाँ पे ऐसा बिल आया है ना। इससे पहले जो है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अब महाराष्ट्र में 5th स्टेट में आया है। तो ये बिल है क्या, बेसिकली महाराष्ट्र लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो है उनसे जुड़े कोई भी अदर ग्रुप्स हैं, है ना, उनके अगर वो कोई अनलॉफुल जो है एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसको रोकना। और इसमें प्रोविजंस वही हैं कि 2 से 7 साल की जो है सज़ा हो सकती है। और अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर के लिए कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस होगी। और गवर्नमेंट को पावर रहेगी कि फ़ंड को सीज़ कर सके, ग्रुप को बैन कर सके, है ना। लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म क्या है, बेसिकली लेफ़्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक वायलेंट मॉइस्ट इंसर्जेंसी मूवमेंट है ना, जो कि एम करता है कि जो है ओवरथ्रो करे डेमोक्रेटिक स्टेट को आर्म्ड रेवोल्यूशन के थ्रू, है ना। का एम यही होता है कि जो है ट्राइबल जो सरकार के खिलाफ आर्म्ड रेवोल्यूशन करना, ट्राइबल राइट्स, लैंड रिफॉर्म्स और एंटी कॉरपोरेट स्लोगन्स दिखाना, अपने एरियाज़ में पैरेलल जो है वो गवर्नमेंट चलाना, है ना। और जो पुलिस और जो नेता होते हैं स्कूल्स, रेलवे ट्रैक्स को टारगेट करना, तो ये सारे यही सब इनके काम होते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट ने भी कई सारी स्ट्रैटेजीज डेवलप की इनसे टैकल करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की समाधान स्ट्रैटेजी, है ना, जिसमें कि स्मार्ट पुलिसिंग और ट्राइबल डेवलपमेंट प्लस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, जोनल काउंसिल्स नाउ एंजन्स ऑफ कोऑपरेशन एंड नॉट जस्ट डिस्कशन फोरम, से शाह। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक जोनल काउंसिल को हेड किया, है ना। मीटिंग में झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग थी। तो जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जोनल काउंसिल्स का जो मेंशन है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ना, बट जो है इन्हें बनाया गया था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं बेसिकली, है ना। और तो बेसिकली 5 जोनल काउंसिल्स हैं, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न, सदर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल, ठीक है। तो इसमें अलग अलग स्टेट्स आते हैं। और जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है ये बेसिकली अलग बॉडी है, ये 1971 के एक्ट से बनाया गया था। और इसके अंडर जो है बेसिकली जो है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। तो जो जोनल काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर, है ना। और जो इसमें वाइस चेयरमैन होते हैं वो अलग अलग जो भी स्टेट्स इनवाइट होते हैं उनके चीफ मिनिस्टर होते हैं, रोटेशनल बेसिस पे वाइस चेयरमैन होते हैं। और चीफ सेक्रेटरीज़ और जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं वो परमानेंटली यहाँ आते हैं, तो वो परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं इनके साथ में, है ना। तो जोनल काउंसिल्स का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जो है जो सेंटर और स्टेट के बीच में और जो है स्टेट और स्टेट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बनाना, लॉ एंड ऑर्डर का कोई काम है तो उसको म्यूचुअल सॉल्यूशन लाना, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, रिवर वाटर शेयरिंग है, सोशो इकोनॉमिक प्लानिंग है कोई, है ना, या रीजनल डेवलपमेंट करना है, ट्रांसपोर्ट, लैंग्वेज इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिस पे बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है तो यहाँ पे निपाह के केसेस जैसे कि केरला में आ रहे हैं, तो एक सेंट्रल टीम एसेस कर रही है निपाह सिचुएशन 2 केरला के डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी पुणे की एक नई टीम जो है बहुत जल्दी पहुँचेगी बैट्स का सर्वे करने के लिए। तो क्या है ये निपाह वायरस, बेसिकली निपाह वायरस एक जूनोटिक डिजीज़ है जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होती है ना। और ये इसके नेचुरल होस्ट जो है वो फ्रूट बैट्स होते हैं
या फ्लाइंग फॉक्सेस भी जिन्हें बोलते हैं, चमगादड़ की एक प्रजाति है। तो पहली बार ये 1998 में मलेशिया का एक जो विलेज है ना, निपाह, तो वहाँ पे आया केस देखा गया था। तो इसीलिए इसका जो है नाम जो है निपाह वायरस रखा गया। और सबसे इसका डेडली आउटब्रेक 2018 में केरला में आया था, है ना। पहला केस वेस्ट बंगाल में मिला था। सिम्टम्स वही सारे हैं, बुखार, हेडेक, ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग, ब्रेन स्वेलिंग भी हो जाता है, जिसे इंसेफेलिटिस भी बोलते हैं। और ज़्यादा डेडली केसेस में ये डेथ भी हो जाती है ना। तो काफ़ी फैटल है डिजीज़ ये भी। तो ये और ज़्यादा फैटल बन जाती कैसे, इसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है ना। सिर्फ सिम्टम्स को जो है वो क्योर किया जाता है, और इन्फेक्टेड पिग्स के कांटेक्ट से भी हो जाता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी फैलता है अगर बॉडी फ्लूइड जो है अगर एक्सचेंज हो जाए बॉडी फ्लूइड से, है ना। तो मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, और प्योरिटी डिजीज़ है जिसका वैक्सीन जो है अर्जेंटली जो है वो नीडेड है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है बेसिकली टॉडी अडल्ट्रेशन इन हैदराबाद ड्राइव टोल गोज़ अप टू 5। तो क्या होता है, टॉडी की वजह से डेथ्स हो रही हैं हैदराबाद में। टॉडी एक नेचुरल जो है अल्कोहलिक वो ड्रिंक है ना, जो पाम ट्रीज़ जो है के रस से बनाई जाती हैं। इससे जो है नीरा या पाम वाइन भी कहा जाता है। जब जो है पाम का सैप को फ्रेश निकाला जाता है तब ये मीठा और नॉन अल्कोहलिक होता है। लेकिन अगर इस सैप को जो है बेसिकली फर्मेंट किया जाए, है ना, फर्मेंट होने दिया जाए, तो उसमें नेचुरल जो है वो अल्कोहल बन जाता है ना। और जो टॉडी एक माइल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसमें 4 से 6% का अल्कोहल होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब करता है जब इसको अलग अलग केमिकल्स और एडिटिव्स के साथ मिलाया जाता है, तो ये जो है डेडली हो जाता है ना। तो वही केसेस आ रहे हैं। ज़्यादातर साउथ इंडिया में ट्राइबल एरियाज़ में कंज्यूम होता है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी कुछ यूज़ होता है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, तेलंगाना कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 42% रिजर्वेशन या कोटा है बैकवर्ड क्लास का लोकल बॉडी इलेक्शन जो भी होंगे, है ना, उसमें डिसीज़न लिया है उन्होंने। और ये वादा जो है बेसिक गवर्नमेंट का प्री पोल प्रॉमिस था जो कि पूरा कर दिया है उन्होंने। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो केरला में सडन हार्ट अटैक डेथ से रिलेटेड जो भी है, तो स्टेट ने एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की है राइजिंग जो कार्डियक ट्रेंड्स हैं उसके लिए। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला, जो हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका है वहाँ पे काफ़ी सडन हार्ट अटैक्स जो है वो बढ़ गए थे, रिपोर्ट किए गए थे। तो क्या मिला इन्वेस्टिगेशन में कि बेसिकली जो है कमेटी ने कहा डेटा के बेसिस पे कोई अनयूजुअल इंक्रीज़ नहीं मिला कार्डियक डेथ्स में, है ना। रिपोर्ट में डेथ्स जो है ज़्यादा ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और कैब ड्राइवर्स में हुई हैं। इसलिए कमेटी ने सजेस्ट किया है कि ड्राइवर्स के लिए रेगुलर जो है कार्डियक स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और कमेटी ने बोला कि जो है बेसिकली हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला कि 75% लोगों के में जो है नॉन रिस्क कार्डियक रिस्क फैक्टर्स थे, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और फैमिली हिस्ट्री और जिनकी रही है हार्ट डिजीज़ की। लेकिन कई लोगों में पहले कभी हार्ट इश्यूज़ डायग्नोज नहीं हुआ था। सडन डेथ्स मोस्टली नींद में या माइल्ड सिम्टम्स के बाद हुई हैं, जो कंसर्न का सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली डोंट इंटरफेयर विद रॉ टोबैको सेल टिल सुप्रीम कोर्ट इशूज़ ऑर्डर मद्रास हाई कोर्ट। तो केस का बैकग्राउंड ये है कि रथिनाम एंटरप्राइजेज जो है चेन्नई में हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है। उन्होंने कंप्लेन किया कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने उनके जो रॉ च्यूएबल टोबैको है उसको अनसेफ बोलकर सीज़ कर लिया है ना, जबकि वो सिर्फ तम्बाकू की पत्तियां हैं। तो उन्होंने और ये भी बोला कि जो है रॉ च्यूएबल जो है वो बेसिकली फ़ूड की डेफिनेशन में नहीं आता अंडर फूड सेफ्टी एक्ट। तो टोबैको में नेचुरली निकोटीन होता है, उन्होंने बोला नेचुरली निकोटीन होता है ना, और उनके प्रोडक्ट में 0.47% था। ये रीज़न नहीं होना चाहिए सीज़र का। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गुटखा और पान मसाला जैसे टोबैको निकोटीन हो उस पर बैन लगाया है, रॉ टोबैको पर नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन जो है लीगल कॉम्प्लिकेशंस कैसे हुआ कि पहले हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने डिसाइड किया था कि टोबैको विद और विदाउट एडिटिव्स जो है फूड की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। और इसके बाद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने गुटखा और जो पान मसाला के अलावा हर सब्सटेंस जिसमें टोबैको या निकोटीन हो उस पर बैन करना शुरू कर दिया। इसी वजह से जो अब रॉ च्यूएबल टोबैको पे भी एक्शन होने लगा है ना। और जो वहाँ के जस्टिस है उन्होंने बोला कि मेन डिवीज़न का जो बेंच का जो डिसीज़न से बंधा हूँ, और जब तक सुप्रीम कोर्ट और एक्सपर्ट जो कमेटी है उसका फाइनल वर्ड नहीं आ जाता, इस पर मैं अलग डिसीज़न नहीं ले सकता। तो देखते हैं इसका क्या डिसीज़न आता है।
है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था, हमने देखा था कल न्यूज़, है ना, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में महिसागर रिवर पे, महिसागर रिवर, और ब्रिज का नाम था गंभीरा ब्रिज, है ना, जो कि जोड़ता था आनंद को वडोदरा से। तो यहाँ पे ब्रिज जो है कोलैप्स हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत भी हो गई थी, 2 लोग मिसिंग भी हैं। तो कोलैप्स के वक्त जो है ट्रक और व्हीकल्स ब्रिज से जा रहे थे जो रिवर में गिर गए, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और तो उन्होंने इसमें 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड भी कर दिया गया है इसमें। तो पहले भी बोला गया है कि जो है 2022 में इसमें वार्निंग दी गई थी कि ये जो है ब्रिज जो है वो अनसेफ़ है ना, लेकिन एक्शन नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिटर्न कंप्लेंट भी फाइल की गई थी अगस्त 2022 में, और जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने रिस्क एक्नॉलेज किया था, पर फिर भी ब्रिज ओपन रहा, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो अपने बचाव में वो क्या बोलते हैं कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स में कोई मेजर जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं मिला था, सिर्फ वियरिंग कोड का इशू था जो रिपेयर हुआ था, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली एक्सियोम 4 मिशन लाइकली टू अनडॉक ऑन जुलाई 14 नासा। तो क्या हमें पता है, जैसे एक्सियोम 4 मिशन अभी लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स गए थे, उसमें एक इंडिया के शुभांकर शुक्ला जी भी थे, है ना, जो कि ग्रुप के कैप्टन थे वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इस टाइम पे। और जो पूरा क्रू है उसने 60 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, है ना, ऑफ 31 कंट्रीज़ के। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन ये है कि इंडिया ने जो है 7 माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जो कि इसरो ने सेलेक्ट किए थे, और शुभांकर शुक्ला जी ने कंडक्ट किए स्पेस में सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो ये मार्क करता है इंडिया का ग्रोइंग ग्लोबल रोल जो स्पेस रिसर्च में है, और एनहांस करता है माइक्रोग्रेविटी साइंस को, ह्यूमन स्पेस एक्सपीरियंस को। और एक स्टेप है इंडिया का गगनयान मिशन जो होने वाला है उसके लिए। गगनयान मिशन में बेसिकली जो है ये सारे इंसाइट्स यूज़फुल होंगे। ये इंडिया का मिशन होगा 2026 में। तो इसमें भी हम ह्यूमंस को, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको जो है स्पेस में भेजेंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, इंडिया का मिशन है। और फिर वहाँ से सक्सेसफुली री एंट्री कराएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ पे। तो ये पूरा मिशन है। तो ये जो सारे इंसाइट्स हैं वो सारे हेल्पफुल होंगे, सारे हमारा जो गगनयान मिशन है उसमें, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे नीति आयोग ने रिकमेंड किया है बेसिकली कि जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्टेट लेवल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल्स हैं, है ना, उनको कोर ग्रांट सपोर्ट देना बंद करे, और सिर्फ जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो फंडिंग हो, ठीक है। तो क्या कहना क्या है कि स्टेट लेवल की जो साइंस काउंसिल्स का काम क्या होता है बेसिकली, पहले ये देख लेते हैं। स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे साइंस रिसर्च को प्रमोट करती हैं, पेटेंट्स, साइंटिफिक पॉलिसीज़ और अवेयरनेस बढ़ाती हैं, और रिसर्च को स्टेट के हिसाब से, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से अलाइन करती हैं। तो फंडिंग की बट रियलिटी क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम बताते हैं। गुजरात की बात करते हैं जिसमें 300 करोड़ का बजट था, जिसमें सिर्फ 1.07 करोड़ सेंटर से आया। और केरला की बात करें तो 150 करोड़ का बजट था, जिसमें कुछ भी बजट नहीं आया, सेंटर का कंट्रीब्यूशन ज़ीरो था। तो नीति आयोग का कंसर्न ये है कि ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, रिसर्च और इनोवेशन सेंट्रल इंस्टीट्यूशन से आता है, ना कि, और जो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका ये बोल रहे हैं प्रोजेक्ट बंडिंग बेस्ड फंडिंग हो सिर्फ, उनका कंट्रीब्यूशन बोलते हैं बहुत ही वीक है, ठीक है। तो स्टेट काउंसिल्स को बोलते हैं कि जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के चेंजेस के साथ पेस बनाना मुश्किल हो रहा है। और 2023-24 की बात करें तो जो है 17.65% जो है वो फंडिंग इंक्रीज़ हुआ था अक्रॉस स्टेट्स। और पर रीजनल इम्बैलेंसेस जो है अभी भी कंसर्न है, कुछ स्टेट्स में फंडिंग बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट में बहुत कम है। नीति आयोग क्या चाहता है कि फ़ंडिंग सिर्फ जो है वो बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो फंडिंग हो अक्रॉस स्टेट्स, और पर जो स्टेट्स जो है वो साइंस में बेसिकली सेल्फ रिलायंट बने और फोकस इनोवेशन पे हो, है ना, सिर्फ रूटीन ग्रांट्स पे नहीं, ऐसा नीति आयोग बोल रहा है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली सेंटर और यूनिसेफ ने मिल के एक पोर्टल लॉन्च किया है, तलाश पोर्टल, है ना। तलाश पोर्टल जिसका कि फुल फॉर्म बता रहे हैं ट्राइबल एप्टीट्यूड, ठीक है, और लाइफ स्किल्स, और जो यहाँ पे सेल्फ इस्टीम हब। तो इसमें प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि बेसिकली किसने किसने लॉन्च किया है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स प्लस यूनिसेफ ने मिल के लॉन्च किया है, ठीक है। तो अब इसका जो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है वो बताते हैं कि पहला है साइको
मैट्रिक असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट्स की स्किल्स प्लस इंटरेस्ट का टेस्ट होगा। दूसरा बताते हैं कैरियर काउंसलिंग, जिसमें कि जो है हर स्टूडेंट के लिए कैरियर कार्ड बनेगा विद कैरियर फिट ऑप्शन। फिर थर्ड जो है लाइफ स्किल ट्रेनिंग, यानी कि कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो इमोशनल कंट्रोल जैसी स्किल सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद में जो है सेल्फ स्टीम बिल्डिंग, अपने पे भरोसा और मोटिवेशन डेवलप करना बताया जाएगा। तो ये कैसे काम करेगा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है तलाश बनाया गया है जहाँ पर जो है ये स्टूडेंट्स रजिस्टर किए जाएंगे। तो इसमें एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, कंडक्ट किया जाएगा, है ना। और टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, वो अपने मेंटरिंग रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। और ईयर एंड तक जो है सारे 470 प्लस जो एकलव्य स्कूल्स हैं उसमें लॉन्च हो जाएगा। तो एकलव्य स्कूल्स पहले क्या हैं, एकलव्य स्टूडेंट्स हैं, तो एकलव्य स्कूल के बारे में जान लेते हैं। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स क्या होते हैं। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो शेड्यूल्ड ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। ये स्कूल ट्राइबल एरियाज़ में ओपन होते हैं ताकि जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है उनको दी जा सके। फ्री रेजिडेंशियल एजुकेशन मिलता है उनको। क्लास 6 से क्लास 12 तक होलिस्टिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस होता है। हॉस्टल्स, फूड, बुक्स, यूनिफॉर्म सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नीट हो गया, IIT JEE हो गया, इन सब के और UPSC की भी तैयारी कराई जाती है। तो इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1997 में, इसको बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करता है ना। तो ये कहाँ कहाँ खोले जा सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा की SC ST पॉपुलेशन हो, है ना, और 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन हो, तो वहाँ पे एक एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है खोला जा सकता है। और अभी जो है 470 से ज़्यादा ARMS अप्रूव हो चुके हैं स्कूल्स। फिर जो नेक्स्ट है वो बेसिकली आर्टिकल है यहाँ पे राइट टू वोट के बारे में। कि राइट टू वोट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि जो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें आधार, वोटर ID और जो राशन कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाए, जो हमने फर्स्ट पेज पे देखा। तो अब इंडिया में राइट टू वोट का क्या स्टेटस है। तो राइट टू वोट बोलते हैं कि जो है इंडिया में फंडामेंटल राइट नहीं है ना ये, लेकिन ये स्टैट्यूटरी राइट है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंडर आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है उसमें क्लैरिफाई किया था कि वोटिंग राइट जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, नॉट अ फंडामेंटल राइट, है ना। और तो इंडिया वर्सेस जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं कि जो है कैसे जैसे UK और US में एक ग्रेजुअली डेवलप हुए फंडामेंटल राइट्स, है ना। और जैसे पहले कुछ लोगों को दिए गए वोटिंग राइट्स, फिर उसके बाद में जो है पुअर लोगों को जो है वोटिंग और वुमेंस को वोटिंग राइट दिए गए बाद में। इंडिया में क्या हुआ, वहीं 1950 में जो है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आ गया, मतलब सबके लिए वोटिंग राइट दिया गया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुअली बाद में पुअर्स और वुमेंस को दिया गया, यहाँ सबको एक साथ दिया गया। और की लॉज बताते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसमें बताया गया है वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, प्लस रिवाइज़ कैसे किया जाएगा इस चीज़ को, है ना, रिवाइज़ कैसे किया जाएगा। और RPA एक्ट 1951 में क्या दिया हुआ है कि इलेक्शन जो है कैसे कंडक्ट होने का प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इलेक्टोरल रोल मैटर क्यों करता है। इलेक्टोरल रोल जो है वो मैटर इसलिए करता है कि अगर वोटर लिस्ट जो है वो गलत हो, या फेक नेम्स हो, या डुप्लीकेट नेम्स हो, या मिसिंग नेम्स हो, तो जो आइडिया है 1 पर्सन 1 वोट प्रिंसिपल का, वो डिफीट हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटी गलतियां इलेक्शन को नलीफाई करती हैं, पर मेजर इश्यूज़ जो है वो इन्वेस्टिगेट करने चाहिए। और बेसिकली लाल बहादुर हुसैन केस एक आया था 1995 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो है कोई किसी को फॉरेनर कहकर जो है वो बिना प्रूफ के वोटर लिस्ट से हटा नहीं सकते। और पास्ट वोटर लिस्ट, प्रॉपर इंक्वायरी और नेचुरल जस्टिस होना चाहिए बिफोर डिलीटिंग एनी नेम। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के बारे में बोलते हैं। ऑर्डिनरी रेजिडेंट जो 18 साल से ज़्यादा का सिटीज़न है और रेगुलरली जो है किसी एरिया में जो है रह रहा है ना, रेगुलरली, तो और वो टूरिस्ट नहीं है या टेम्परेरी विज़िट नहीं है उसका, तो वोटर बन सकता है वो, है ना। और एग्जांपल जो है बताते हैं। अब स्पेशल वोटर्स के बारे में बोलते हैं। स्पेशल वोटर्स जैसे कि आर्मी हो गया, या गवर्नमेंट कोई अब्रॉड हो गई, है ना, या इलेक्शन ड्यूटी पे जो लोग हैं उनके लिए पोस्टल बैलेट्स का सिस्टम यूज़ किया गया, पोस्ट के थ्रू वोट करते हैं। और जो NRIs के लिए, NRIs भी वोट कर सकते हैं लेकिन इन पर्सन, ठीक है, उनके लिए पोस्टल बैलेट का ऑप्शन नहीं होता है, उनको आके वोट करना, पोस्टल या प्रॉक्सी वोट अलाउड नहीं होता है इनके लिए, है ना।
करंट इशू क्या है, एलिगेशंस हैं कि कुछ वोटर्स को बिना प्रूफ के लिस्ट से हटाया जा रहा है बिहार में। सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड किया कि प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को एडवाइस दिया गया कि ज़्यादा एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स को अलाउ करें, है ना, ताकि सभी जो है सब एलिजिबल वोटर्स जो है जो लोग हैं वो वोट कर सकें। अब आगे क्या है, इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना होगा कि एक्यूरेट और जो है फेयर वोटर लिस्ट जो है वो बने। पब्लिक को भी इनकरेज किया गया कि वो अपनी डिटेल्स वेरीफाई करें, और डेमोक्रेसी जो है वो तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी जब वोट की रिस्पेक्ट होगी, है ना, और इंस्टीट्यूशन, सिटीजन्स और लीगल सिस्टम सबको मिल के काम करना होगा, इसमें यही बोला है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ट्रम्प थ्रेटन्स 500% टैरिफ ऑन कंट्रीज़ इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक बिल सपोर्ट किया है जिसमें कहा गया है कि जो कंट्रीज़ जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, उन पे 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। और ये मूव इंडिया के ऑयल ट्रेड को मेजर इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया पहले 2022 में लगभग 2% ऑयल आता था वहाँ से सिर्फ, जो कि 2024-25 में 35 से 40% बढ़ गया है। इंपोर्ट हम रशिया से 35 से 40% करने लगे हैं। देखिए 2-3 सालों के बीच में, पहले 2% करता था। तो अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो है अगर बिल पास हो गया तो इंडिया के लिए जो है रशियन ऑयल लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा काफ़ी, है ना, और एनर्जी कॉस्ट बढ़ेगी, और इंपोर्ट बिल प्लस करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है दोनों बढ़ सकते हैं, और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो वो भी ऊपर जा सकते हैं, है ना, सब कंट्रीज़ अफेक्टेड होंगी इससे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, गूगल अनवील्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशंस टू मेक एग्री प्रैक्टिसेस मोर डेटा ड्रिवन। तो अभी गूगल ने क्या किया है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है आमेड, है ना, एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग प्लस इवेंट डिटेक्शन, ठीक है। तो अब ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, ओपन सोर्स टूल है ना, जिसका गोल है बेसिकली क्या है कि जो है फार्मर्स जो हैं उनकी हेल्प करना और उनको रियल टाइम डेटा जो है प्रोवाइड करना, है ना, और इंडियन जो लैंग्वेजेस और कल्चर से जो है के प्रति जो है ज़्यादा सेंसिटिव है ये। तो आप बेसिकली जो है ये से होगा क्या कि बेसिकली एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है प्लस क्लाइमेट रेजिलियंस दोनों इंप्रूव हो सकती हैं फार्मर्स के लिए, और फार्मर्स और एग्रीटेक जो कंपनीज़ हैं उनको एक्यूरेट प्लस ग्रैनुलर डाटा मिलेगा इंडिया के हर रीजन्स के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली ग्रीस में इल्लीगल जो है पेस्टिसाइड्स को लेके है कि जो ग्रीस के फार्मर्स हैं वो महंगे पेस्टिसाइड्स जो है वो पेस्टिसाइड्स का खर्चा उनका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इल्लीगल पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, है ना, जो कि बुल्गारिया और जो टर्की है वहाँ से मंगाया जा रहा है ना। तो छुपा के लाए जाते हैं बेसिकली ये इल्लीगली। तो ये बैंड केमिकल्स जो है वो सस्ते मिल रहे हैं प्लस ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, है ना, बट है क्या कि इनका जो एनवायरमेंटल और प्लस हेल्थ कॉस्ट है वो बहुत ही हार्मफुल है। तो लीगल पेस्टिसाइड्स का कॉस्ट फार्मर के लिए एनुअल खर्चे का 50% तक होता है, इसलिए कई लोग मजबूरी में इलीगल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन में बोलते हैं कि 14% जो पेस्टिसाइड्स हैं वो इलीगल हैं, और ग्रीस से कुछ एरियाज़ में 25% तक है। तो यूरोपियन यूनियन ने चिंता जताई है कि बेसिकली स्मगलिंग कंट्रोल करना हर कंट्री की जिम्मेदारी है, जबकि कुछ फार्मर्स इन्हें यूज़ करने से बच रहे हैं, है ना, पर जो कॉस्ट है और क्लाइमेट चेंज और सपोर्ट की कमी की वजह से कई लोग जो है रिस्क लेने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये बेसिकली फूड सेफ्टी और जो एनवायरनमेंट के लिए एक कंसर्न बताते हैं, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली इंडोनेशिया में एक जो है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में एक टेक्नीशियन और उनकी टीम जो है जो रेफ्रिजरेंट्स हैं, है ना, रेफ्रिजरेंट्स जो कि एक ऐसा सुपर पॉल्यूटिंग गैस है जो कि CO2 से भी ज़्यादा हज़ारों गुना ज़्यादा पॉल्यूटिंग और हार्मफुल होता है ना। ये गैसेस जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, या AC या रेफ्रिजरेटर्स या गाड़ियों में भी जो है यूज़ होता है ना। तो और मेंटेनेंस के टाइम पे एक्सीडेंटली लीक हो जाती हैं ये। तो इंडोनेशिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनका यूज़ बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गया है, और इन रेफ्रिजरेंट्स को बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, सेफली रिकवर कर रहे हैं, और इन गैसेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो है जो रिकोलिट कार्बन क्रेडिट सेल करता है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल के मेजरेबल प्रूफ्स के रूप में काम करता है ना।
लेकिन कुछ लोग इस मॉडल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कहते हैं ये सिर्फ एमिशन ऑफसेट करने की असली सॉल्यूशन को एमिशन ऑफसेट करके असली सॉल्यूशन को अवॉइड करता है ये, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स शो स्टेइंग पावर एज यूरोपियन यूनियन क्लीन एनर्जी आउटपुट डिप्स। 2025 के जो पहले के 6 मंथ्स हैं, है ना, जिस साल के, उसमें नेचुरल गैस प्लस जो कोल है और से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वो बढ़ा दिया है ना, यूरोपियन यूनियन ने, जिसकी वजह से जो कार्बन एमिशंस हैं वो 9% से ज़्यादा वो बढ़ गए हैं। और ये चेंजेस तब आए हैं जब विंड पावर और जो हाइड्रो पावर है ना, वो जैसे क्लीन सोर्सेज में काफ़ी गिरावट देखी गई है ना। विंड पावर 9% से जो है वो गिर गया है और जो हाइड्रो पावर है वो 15% से कम हो गया है। जर्मनी जहाँ सबसे ज़्यादा विंड पावर जो है वहाँ इस टाइम लो विंड स्पीड के कारण ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और वहीं पे जो है हाइड्रो पावर की बात करें तो जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से कम स्नोफॉल और बारिश भी कम हुई है, तो हाइड्रो पावर पे भी जो स्नोफॉल कम हुआ है, प्लस जो है क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो है उसमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है और बारिश भी कम हुई है, रेनफॉल कम हुई है ना, तो जिसकी वजह से हाइड्रो पावर भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो जब तक सोलर कैपेसिटी जो है बढ़ रही है तब तक कुछ होप है, लेकिन ग्लोबल स्टीलिंग विंड स्पीड कम होना और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी होना, विंड स्पीड कम है, क्लाइमेट की वल्नरेबिलिटी है ना, फ्यूचर में वो जो है रिन्यूएबल एनर्जी की को अनरिलायबल बना सकता है, ऐसा बोलते हैं। और इससे फॉसिल फ्यूल्स का जो है वो यूज़ बढ़ सकता है, जो यूरोपियन यूनियन का जो ग्रीन ट्रांजिशन है यूरोपियन यूनियन का, वो उसको चैलेंज कर रहा है बेसिकली ये, है ना। दो चीज़, लो विंड स्पीड जर्मनी में जिसकी वजह से विंड पावर अफेक्टेड है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी जिसकी वजह से हाइड्रो पावर अफेक्टेड है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली रशिया इज़ रनिंग अ डिसरप्शन ड्राइव अक्रॉस यूरोप सेज इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। तो मार्च 2024 में लंदन का एक वेयर हाउस में आग लग गई जो यूक्रेन के लिए बेसिकली सप्लाईज स्टोर करता था, जैसे स्टारलिंक डिवाइसेस। तो वहाँ की कोर्ट ने बताया कि रशिया की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके थ्रू प्लान किया गया ये सैबोटेज कैंपेन। और तो ये सैबोटेज कैंपेन जो है एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो है ये ट्रेंड स्पाइस के डिपोर्ट होने के बाद रशिया अब जो है मैच्योर्स को यूज़ कर रहा है जो कम पैसों में डेंजरस काम कर रहे हैं। तो ये ट्रेंड यूरोप के लिए नई सिक्योरिटी कंसर्न बन गया है, क्योंकि ऐसे एक्शन से जान का खतरा बढ़ गया है यूरोप में, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली यूएस फंडिंग कट्स कुड रिवर्स डिकेड्स ऑफ गेन्स इन एड्स फाइट अगेंस्ट यूएस। तो यूनाइटेड नेशन ने वार्निंग दी है कि अमेरिका की जो फॉरेन एड बंद होने की वजह से एड्स में जो 20 सालों की जो है मेहनत वो बर्बाद हो सकती है। 2024 में 31.6 मिलियन जो लोग हैं वो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स ले रहे थे और यूएस रिलेटेड डेथ्स जो है वो भी आधी हो चुकी थी। लेकिन अब यूएस ने फंडिंग कट कर दिए, तो उससे प्रिवेंशन और जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम है वो बंद हो गए हैं। और ट्रम्प गवर्नमेंट ने फरवरी में बेसिकली इंटरनेशनल जो एड है वो एब्रप्टली बंद कर दिया था, जिससे जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ है प्रोग्राम, उसका फ्यूचर वो अनसर्टेन हो गया है। और ये प्रोग्राम बंद होने से अगले 4 सालों में 6 मिलियन नए केसेस और इन्फेक्शंस हो सकते हैं और 4.2 मिलियन जो है वो डेथ्स होने का खतरा बढ़ गया है, जो हमें अर्ली 2000 वाले फेज़ में ले जा सकता है, ऐसा बोलते हैं। और यूनाइटेड नेशन जो यूएन एड्स क्या बोल रहा है, यूएन एड्स बेसिकली कहता है कि ये सिर्फ फंडिंग क्राइसिस नहीं है ना, बल्कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। साउथ अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेडिकल रिसर्च और वुमेन लेड जो HIV सर्विसेज हैं वो सीवियरली इम्पैक्ट हो चुकी हैं, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने कैसे कट की फंडिंग, उसकी वजह से एड्स प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इंटरनेशनली। रशिया कैसे जो है सैबोटेज कैंपेन्स चला रहा है यूरोपियन यूनियन में, ऐसा एलिगेशन है यूरोपियन यूनियन का। फिर जो हमने यहाँ पे देखा कैसे जो है विंड पावर और जो हाइड्रो पावर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की वजह से कैसे फिर से ग्रीन ट्रांजिशन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है यूरोपियन यूनियन पे और फॉसिल फ्यूल्स का दोबारा यूज़ शुरू हो सकता है। कैसे रेफ्रिजरेंट्स इंडोनेशिया में रिकवर किए जा रहे हैं, है ना, जो कि ज़्यादा CO2 से ज़्यादा जो है हार्मफुल है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए। फिर कैसे ग्रीस में जो है इलीगल पेस्टिसाइड्स जो है आ रही हैं बुल्गारिया और टर्की से, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। फिर ट्रम्प ने थ्रेटन किया है ग्लोबल जो कंट्रीज़ हैं उन पे जो है रशिया से अगर कोई इंपोर्ट करता है और उस पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। फिर गूगल ने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है फार्मर्स के लिए, एमेड,
फिर यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग डेटा के लिए। फिर हमने यहाँ पे राइट टू वोट के बारे में कॉम्प्रिहेंसिवली देखा कि क्या उसका स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट नहीं है, स्टैट्यूटरी राइट है, राइट टू वोट, है ना, पूछा भी जा चुका है। फिर उसके बाद में यहाँ पे नीति आयोग ने कैसे जो स्टेट लेवल की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनकी कैसे फंडिंग कट करने के लिए बोला है और प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग करने के लिए बोला है और क्या सजेशंस दिए हैं। फिर यहाँ पे क्या जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, तलाश पोर्टल, एकलव्य स्टूडेंट्स के लिए जो ट्राइबल स्टूडेंट्स होते हैं। फिर एक्जियोम 4 मिशन के बारे में जाना, गगनयान मिशन के बारे में जाना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने देखा कि क्या जो गुजरात में ब्रिज कोलैप्स हुआ उस वो कहाँ पे है ब्रिज और कैसे क्या उसमें चल रही फाइंडिंग्स। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जैसे टोबैको के बारे में देखा और उसकी अभी जो रूलिंग है वो आनी बाकी है सुप्रीम कोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी से। फिर यहाँ पे कैसे कर्नाटका ने एक्सपर्ट कमेटी अपॉइंट की हार्ट अटैक डेथ्स को लेकर। फिर यहाँ पे तेलंगाना गवर्नमेंट ने कैसे 42% जो है रिजर्वेशन दिया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, लोकल जो बाईपोल्स वो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसमें। फिर हमने यहाँ पे टॉडी के बारे में जाना जिससे हैदराबाद तेलंगाना में डेथ्स हो रही हैं। फिर हमने यहाँ पे निपाह वायरस के केसेस के बारे में देखा, निपाह वायरस के बारे में देखा कि फिर हमने यहाँ पे देखा जोनल काउंसिल्स के बारे में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली देखा, जोनल काउंसिल्स क्या होती हैं, उनका काम क्या होता है। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र कैसे पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए, तो 5th स्टेट बन गया महाराष्ट्र ऐसा बिल लाने के लिए। फिर हमने देखा कैसे S400 सिस्टम के लिए डोमेस्टिक फर्म आइडेंटिफाई करी गई है उसका मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी बनाने के लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा कि इंडियन टीम कैसे US जा रही है, जो मिनी ट्रेड डील और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है उस पर क्लैरिफिकेशन के लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा कि आधार को लेके सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बीच में क्या चल रहा है और क्या अपडेट्स हैं। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।